नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किस राज्य पर सबसे ज्यादा कर्ज है? पंजाब। किस राज्य ने इस साल भी सबसे ज्यादा कर्ज लिया है? पंजाब। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो सबसे ज्यादा फ्री की सेवाएं दे रही है? पंजाब। कौन सा ऐसा राज्य है जहां किसानों को फ्री बिजली मिलती है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है, वो राज्य है पंजाब। कौन सा ऐसा राज्य है जहां के किसान से सबसे ज्यादा अनाज खरीदती है केंद्र सरकार एफसीआई के गोदामों में भरने के लिए? वो भी पंजाब। सबसे ज्यादा आपको फ्री की चीजें दे रही है, आपके अनाज को सबसे ज्यादा खरीद रही है, आपका बिजली फ्री और बहुत सारे पर्क्स हैं पंजाब में फ्री मिल रहे हैं। फिर भी सबसे ज्यादा आंदोलन कहां का किसान कर रहा है? पंजाब। सबसे ज्यादा अमीर कहां का किसान है? पंजाब। तो अमीर हैं, सरकार सबसे ज्यादा सुविधा मिल रही है, सरकार सबसे ज्यादा अनाज खरीद रही है, फिर भी सबसे ज्यादा आंदोलनरत पंजाब के किसान हैं। लेकिन आज कहानी पंजाब के किसानों की नहीं है। आज कहानी है उस दूसरे राज्य की जो पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और फिर भी वहां सबसे ज्यादा फ्री की चीजें बांटी जा रही हैं। और वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त तमिलनाडु में जो महीन, जो बारीक सियासत हो रही है, उसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने आज तमिलनाडु की सियासत को नहीं समझा तो 2024 के रिजल्ट के बाद आपको झटका लगने वाला है। तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, तमिलनाडु में अब तक की जो राजनीति होती थी, एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ एआईएडीएमके। एआईएडीएमके की नेता जयललिता और डीएमके के करुणानिधि। जयललिता और करुणानिधि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, तो डीएमके का सेकंड इन कमांड जो पूरी पार्टी आ गई उनके बेटे स्टालिन के हाथ में। लेकिन जयललिता की पार्टी का क्या हुआ? उनकी पार्टी बट गई दो भागों में, एक ओपीएस और एक जो है वो और पनीर सेल्वम है। इन दोनों भाग में अब विपक्ष बटा हुआ, टूटा हुआ, यहां डीएमके। तो डीएमके ने इसे भुनाया, सफलता हासिल की, लेकिन फिर से दौर बदलने लगा। आज की तारीख में एआईएडीएमके का एक फैक्शन, जो ओपीएस फैक्शन है, वो भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। तीसरी बात कि वहां छोटी छोटी पार्टियां हैं, एमडीएमके, पीएमके, उनसे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बात कर रही है बल्कि सीटों को लेकर समझौता भी हो रहा है। लेकिन उससे भी दिलचस्प कहानी दो कैरेक्टर को लेकर है। एक है फिल्म एक्टर विजयकांत। उनकी लोकप्रियता बहुत है, आप देखिएगा कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। विजयकांत की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर दी है, दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। एक और एक्टर है, वो है कमल हसन। कमल हसन आमतौर पर बीजेपी के घोर विरोधी माने जाते रहे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बयान दिया है और उस बयान के बाद यह कहा जा रहा है कि कमल हसन का भी रुख बदल रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आने को आतुर हैं और शायद समझौते पर बातचीत भी शुरू हो गई। कमल हसन ने ऐसा क्या कहा, पहले कमल हसन का बयान सुनते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। I have already told that this is the time when you'll have to blur party politics and think about the nation. Anybody who thinks selflessly about the nation, my Makkal Needhi Mayyam will be part of it. But if you're playing local feudal politics, we won't be part of it. तो तमिल राजनीति में फिल्मी सितारों का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे करुणानिधि हो या जयललिता हो या उससे पहले एमके रामचंद्रन साहब हो, इन सब का तमिलनाडु की राजनीति पे इन्फ्लुएंस रहा है। और आज तमिलनाडु की राजनीति में जो भी एक्टर हैं
जो लोकप्रिय हैं और जिन एक्टरों ने अपनी पार्टी बनाई है वो बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई साहब हैं, उनकी पदयात्राओं में बहुत भीड़ जुट रही है और यह अप्रत्याशित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। 0 सीटें हैं, कभी कभी एक आध कोई कभी जीत गए थे तो जीत गए, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। अब उस पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी माना जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह ठीक बंगाल की तरह है, जहां बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ और सीपीएम और कांग्रेस के बीच टक्कर था, लेकिन अचानक वहां से भारतीय जनता पार्टी उभरी और आज मुख्य विपक्षी दल बन गई है। तमिलनाडु में भी कुछ उसी तरह हो रहा है। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके से लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन के रूप में मिल गई भारतीय जनता पार्टी और नेता के रूप में मिल गए के अन्नामलाई, और के अन्नामलाई को भविष्य का सीएम बताया जा रहा है। और के अन्नामलाई के इर्द गिर्द छोटी छोटी पार्टियां आकर जुड़नी शुरू हो गई है। तो कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, कैंपेन के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी और नैरेटिव के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आई है। अब ये सीटें कितनी लाती हैं, सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार तमिलनाडु में जो मुख्य मुकाबला है वो डीएमके बनाम बीजेपी अलायंस के बीच में है, और मुख्य मुकाबला स्टालिन बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुख्य मुकाबला द्रविडियन रीजनल पॉलिटिक्स बनाम एक भारत श्रेष्ठ भारत नेशनल प्राइड के बीच में है। तमिलनाडु के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये पता चलेगा लोकसभा चुनाव के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, लेकिन 0 से अगर 2, 4, 5, 10 भी आती है तो एक ग्राफ पता चलेगा कि ये किस ओर जा रही है, और ये आने वाले भविष्य का इशारा करेगी। याद रखिए, द्रविडियन राजनीति का जो एपी सेंटर था वो तमिलनाडु था। तमिलनाडु जैसे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है तो क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह लालू की राजनीति, मुलायम की राजनीति जातिवाद की राजनीति का एक प्रतीक चिन्ह थी और उनका डाउनफॉल इन दोनों राज्यों में राष्ट्रवादी राजनीति का उभार का कारण बना, उसी तरह क्षेत्रवाद की राजनीति का जो आइडल था वो था डीएमके। दक्षिण भारत के अस्तित्व, जो उसकी पहचान, उसकी अस्मिता को लेकर राजनीति करने वाला डीएमके का पतन होता है, और अगर वहां कोई नेशनल पार्टी उभरती है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में जिस तरह आरएसएस की शाखाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह गांव-गांव में स्वयंसेवक घूम रहे हैं, यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि द्रविडियन राजनीति के कोर में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अगर वहां इस कदर छाए हुए हैं, और वहां के लोग अगर सनातन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सेंगोल, रामेश्वरम आदि की बात कर रहे हैं, वाराणसी तमिल संगम की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तमिलनाडु की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बताएं कि अगर तमिलनाडु में बीजेपी को फायदा होता है तो दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, खास करके कर्नाटका, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति पे। आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।